क्या आप भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? तो एमपीपीएससी की तैयारी करने के लिए जो रूपरेखा होती है, उसका सिलेबस क्या-क्या होता है, उसकी रणनीति कैसे होती है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे आने वाले इस वीडियो में। तो यहाँ पे आपको जो है 2025 की नोटिफ़िकेशन आ चुकी है, जिसके अंतर्गत आपको पद की संख्या यानी कि जो पदों की संख्या है वो बढ़कर आएगी। साथ ही साथ यहाँ पे उसने सिलेबस और एग्ज़ाम की तारीख भी डिसाइड कर दिया है। सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एमपीपीएससी, जिसे हम बोल देते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसको जानते हैं हिंदी में। हम यहाँ पे देखते हैं कि जब आप एमपीपीएससी के अंतर्गत एग्ज़ाम देते हो तो उससे संबंधित एग्ज़ाम जो होता है वो कौन कौन से पदों के लिए होता है। यानी कि अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत जब हम सिलेक्शन लेते हैं तो हमें किन किन पदों को जो है प्राप्त कर सकते हैं या कौन-कौन से पदों पर हम जो है सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हो जाती है कि डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि आपने देखा होगा ज़िले का जो हेड होता है, सरकारी अधिकारी होता है, कलेक्टर होता है, जो सबसे हेड होता है जिसे हम बोल देते हैं, मतलब जो ज़िले का एक प्रकार से मजिस्ट्रेट हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो यूपीएससी होता है, यूपीएससी के तहत ये सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिसे हम आईएएस बोल देते हैं। परंतु यदि हम एमपीपीएससी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंतर्गत आपको डेप्यूटी कलेक्टर देखने को मिल जाता है। कलेक्टर होता है यूपीएससी के अंतर्गत और डेप्यूटी कलेक्टर होता है एमपीपीएससी के अंतर्गत। इसके अलावा होम पुलिस डिपार्टमेंट, जिसके अंतर्गत आपको डीएसपी वगैरह देखने को मिल जाते हैं। साथ ही कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में आपको कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, साथ ही स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, एक्सटेंशन ऑफिसर, ये सारे पदों पर आपका चयन हो सकता है अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं। इसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट बोले तो श्रम जो विभाग है उसके अंतर्गत लेबर ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर ऑफिसर, अर्बन डेवलपमेंट के अंतर्गत आपको चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर देखने को मिल जाता है। पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आपको एडिशनल असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर, इसके अलावा आपको इसके अंतर्गत जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनपद पंचायत, बीडीओ जिसे हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफिसर बोल देते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपको नायब तहसीलदार देखने को मिल जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको मध्य प्रदेश सब ऑर्डिनेट अकाउंट सर्विस। ये सारे पदों के लिए एमपीपीएससी यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अब ये जो सारे जो पद है ये उस वर्ष की नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से पद के लिए कितने कितने, मतलब कौन कौन सा जो एक प्रकार से यहाँ पे आपको देखने मिले इनके लिए कितने कितने पदों का जो है चयन होगा। ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हम कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एग्ज़ाम की प्रोसेस क्या क्या होगी, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा किस किस प्रकार से होगी या किस प्रकार से उसकी प्रोसेस होगी। इसके बाद हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस के साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन किस प्रकार के पैटर्न होते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। फिर एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। इसके अलावा हम नोट्स बनाने के तरीक़ों पर चर्चा करेंगे। बाद में जो लास्ट स्टेप होती है, जो हथियार होता है एमपीपीएससी का, जिसे हम बोल देते हैं आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप मुख्य परीक्षा, जो आपकी मुख्य परीक्षा होती है मेंस जिसे बोल देते हैं, वो निकालना इम्पॉसिबल है। देखिए प्री तो निकल जाता है, प्री निकालना भी बहुत कठिन है, परंतु यदि प्री निकल गया है तो उसके पहले आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप मेंस में पकड़ बना पाएंगे। तो हम एक एक करके सारी स्टेप पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो एमपीपीएससी है उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, ताकि आपको कुछ पता रहे इसके बारे में, तब आप इसकी तैयारी करेंगे। तो एमपीपीएससी बोले तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम हिंदी में बोलें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसे हम बोल देते हैं। इसका जो लोगो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए अशोक स्तंभ है, आपको बरगद का पेड़ देखने को मिल जाता है, गेहूं की बालियाँ है, मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ, और आसपास जो है आपके स्तूप बने हुए हैं। अब यहाँ आप देखोगे तो इसे हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसके अलावा ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। जब हम संविधान पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसके अंतर्गत संवैधानिक और असंवैधानिक और सांविधिक तीन प्रकार की बॉडी देखने को मिल जाती है। तो अगर बात करें संवैधानिक की, तो संवैधानिक का मतलब हो जाता है जिसका लेख कहाँ है, संविधान में है, अनुच्छेद है, जिसका एक अलग सेपरेट भाग है, उसे हम संवैधानिक निकाय के रूप में शामिल कर लेते हैं।
तो एमपीपीएससी जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और दूसरी चीज़ यूपीएससी, ये दोनों ही संवैधानिक निकाय है। अब जब संवैधानिक निकाय है तो करते क्या है, ये पदाधिकारियों की नियुक्ति से रिलेटेड काम करते हैं। जितने भी मध्य प्रदेश में राज्य लोक सेवा आयोग यानी राज्य आधारित जितने भी सरकारी पद है उससे रिलेटेड ज़्यादातर जो है कौन नियुक्ति करता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी करता है। इसका जो वर्णन है भाग 14 में किया गया है। जो संविधान है उसके अंतर्गत भाग है, भाग टोटल 22 है। हालांकि अगर हम सब कैटेगरी भी मिलाएं तो टोटल मिलाकर 25 हो जाते हैं। ठीक है, जब संविधान पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत अनुच्छेद है, आर्टिकल्स, जिसके अंतर्गत 315 से लेकर 323 तक यहाँ पे आपकी यूपीएससी की भी चर्चा की गई है, यहाँ पे आपकी एमपीपीएससी की भी चर्चा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो यहाँ चर्चा की गई इसके कारण इसको संवैधानिक निकाय बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है। तो इसके अलावा यहाँ देखिए यूपीएससी के अंतर्गत देखिए एक होती है एमपीपीएससी राज्य आधारित, यूपीएससी होती है सेंटर आधारित, परंतु 2 से अधिक राज्यों की अगर बात करें तो जेपीएससी होती है यानी कि जॉइंट पीएससी होती है। आगे बात करेंगे, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। साथ ही ये इसका हेडक्वार्टर मतलब इसका मुख्यालय जो है आपका इंदौर में देखने को मिल जाता है। जितने भी काम होते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से रिलेटेड वो उसका हेडक्वार्टर आपको इंदौर में देखने को मिल जाता है। इसके जो हेड है चेयरमैन होते हैं, तो चेयरमैन अभी डॉक्टर राजेश लाल मेहरा है। ठीक है, साथ ही यहाँ पे देखिए इसकी पेरेंट जो है, पेरेंट बोले तो इसकी मम्मी पापा बोल सकते हैं हम। एमपीपीएससी जो हो गया राज्य आधारित और सेंटर आधारित होगा यूपीएससी, यानी कि यूपीएससी को इसकी पेरेंट बोला जाता है। जब हम एमपीपीएससी के अंतर्गत देखें तो जो राजेश लाल मेहरा है ये अध्यक्ष है। तो यहाँ से अगर ये रिटायर होते हैं, यहाँ से अगर ये हटाए जाते हैं या हटते हैं, इनका कार्यकाल पूरा होता है, तो उनके चांसेस है कि वो यूपीएससी में चयनित किए जाए। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपको देखिए इसकी वेबसाइट के बारे में देखना है तो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से लोगो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वेबसाइट है। इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिल जाती है। चलिए मैं एक बार दर्शन करा देता हूँ। हम गूगल पर चलते हैं सीधे, और गूगल पर चलने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ सेंटर पर जो सर्च बार है यहाँ पे आप लिखो एमपीपीएससी, सिर्फ एमपीपीएससी लिखना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो आपको पहली वेबसाइट मिलेगी एमपीपीएससी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। नीचे वाला मत करना है, एमपी ऑनलाइन वाला। एमपी ऑनलाइन जो होता है वो आपका फॉर्म फिल का होता है। सीधे आपको जाना पहली वाली लिंक पे। यहाँ आप देखोगे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका यूआरएल है mppsc.mp.gov.in। ये आपका जो है मध्य प्रदेश की जो एमपीपीएससी की ऑफिशियल साइट है, जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती। एडवर्टाइजमेंट यानी कि कब कब कौन कौन सी नोटिफिकेशन आती है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट लाइन से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अपने मोबाइल है, लैपटॉप है, कहीं पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। एग्जामिनेशन से रिलेटेड कैलेंडर, अगली जितनी भी परीक्षा होने वाली उसका कैलेंडर आप देख सकते हैं। स्कीम्स, सिलेबस और स्कीम देख सकते हैं। लेटेस्ट जो सिलेबस चल रहा है 2024 के अकॉर्डिंग है। पहले वाला सिलेबस जो है चेंज हो गया, ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ है। ठीक है, 2019 में लास्ट में आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा फेरबदल हुआ था, यूनिट वाइज आपको देखने को मिल जाता है। पर अभी जो है थोड़ा बहुत फेरबदल हुआ, उसके बारे में अभी आगे चर्चा करेंगे। सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो बुकलेट होती है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एग्जामिनेशन के क्या क्या रूल्स है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हो, आरटीआई वगैरह मॉक टेस्ट है, इसके अलावा डाउनलोड फॉर्मेट है। सारी चीज़ें आप यहाँ पे जो है देख सकते हो, जो आपके एमपीपीएससी उसके अंतर्गत अपकमिंग एग्जाम और इंटरव्यू से रिलेटेड नोटिफिकेशन यहाँ आती है, प्रेस नोट है, इंपॉर्टेंट लिंक है, एडवर्टाइजमेंट आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये वेबसाइट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको विजिट करते रहे। साथ ही आपको SSW एजुकेशन PDF जो टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है, लिंक है, वो आपको मिलते जाएगी, PDF वगैरह। तो इसको भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे जब एमपीपीएससी की, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी राज्य आधारित सरकारी पद होते हैं, अर्ध सरकारी पद होते हैं, इसके अलावा न्यायिक यानी कि जुडिशरी जो सिविल जज वगैरह होते हैं, या इसके अलावा हम बात करें राज्य वन सेवा, तो इन सबसे रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती है चयन, मतलब यहाँ पे सरकारी पदों के लिए, वो कौन निर्धारित करता है? ये करता है एमपीपीएससी। एमपीपीएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम सारे कंडक्ट किए जाते हैं। इसके अलावा देखिए अन्य अधीनस्थ सेवाओं का आयोजन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे हम एमपीपीएससी बोल देते हैं, इंदौर द्वारा किया जाता है। इंदौर में हेडक्वार्टर है। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जो परीक्षा है एमपीपीएससी की, जिसे हम बोल देते हैं राज्य सेवा परीक्षा यानी कि
स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और दूसरा है राज्य वन सेवा परीक्षा यानी कि स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये दोनों ही परीक्षा काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और इसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन अभी आ चुका है जिसके बारे में आपको जो है मैं विस्तार से बताऊंगा। यहाँ देखिए वर्ष 2017 की बात करें तो 2017 के पहले राज्य वन सेवा और राज्य परीक्षा के लिए अलग अलग यहाँ पे फॉर्म फिल किए जाते थे, परंतु जब यहाँ पे 2017 की बात करें तो इसके बाद दोनों ही परीक्षाओं के लिए साथ में फॉर्म फिल किए जाने लगे, यानी कि बोथ करके हम जो है यहाँ पे फॉर्म फिल कर देते हैं। बोथ नाम से ऑप्शन आता है कि राज्य वन सेवा और स्टेट एग्जामिनेशन दोनों के लिए एग्ज़ाम फिल कर दो। साथ ही यहाँ पे जो एक प्रकार से मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए और 21 ईयर यहाँ पे एज होना चाहिए। कुछ शर्तें होती है जब आप स्नातक के अंतिम वर्ष में तैयारी कर रहे हो, मतलब एक स्नातक ग्रेजुएशन का एंडिंग चल रहा है आपका लास्ट ईयर, तो आप जो है कुछ शर्तों के आधार पर क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसके फॉर्म फिल कर सकते हो। राज्य वन सेवा के लिए अब मुख्य रूप से क्राइटेरिया होना चाहिए कि विज्ञान विषय होना चाहिए, साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी आप राज्य वन सेवा परीक्षा के फॉर्म फिल कर सकते हो, नहीं तो आप स्टेट एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल कर सकते हो। एमपीपीएससी के नाम से जाना जाता है, ये तो आप भली भांति समझ गए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एमपीपीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एक प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पे इसके अंतर्गत जितने भी जो चयनित किए जाते हैं व्यक्ति, उन्हें लोक सेवा अधिकारी बोला जाता है, लोक सेवक हम बोल सकते हैं। तो लोक सेवक जो होता है जनता के प्रति जिम्मेदार होता है, यानी कि ये राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो भी काम निर्धारित होते हैं जनता के प्रति उनको कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, यूपीएससी की, और एक बात कर रहे हैं हम एमपीपीएससी। अब एमपीपीएससी की बात करें या पीएससी की बात करें, चाहे कोई भी स्टेट हो, तो उसके अंतर्गत जितने भी चयनित किए जाएंगे व्यक्ति या जो भी अभ्यर्थी चयनित किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, लोक सेवा अधिकारी या लोक सेवक कहे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम जो एमपीपीएससी के एग्ज़ाम है उसकी प्रोसेस जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो प्री होता है, प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाते हैं। पहला मिल जाता है जीएस का, जीएस बोले तो जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन का। ये मिल जाता है आपको 100 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और यहाँ पे ये 100 क्वेश्चन प्रत्येक में 2 नंबर यानी कि 200 क्वेश्चन कितने घंटे का मिल जाता है, 2 घंटे का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा सेकंड जो मिल जाता है वो आपको GS2 मिल जाता है, ठीक है। अब GS2 को हम सी सेट बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, सी सेट, ठीक है। तो सी सेट में भी आपको कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं, 100, इसके भी आपको जो है 200 नंबर मिलते हैं। आप 200 में से आपको यहाँ पे 2 घंटे लेना पड़ता है। आप कितने कितने नंबर लेना चाहिए, सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। इसके बाद ये दोनों की जो प्रकृति होती है, यानी कि दोनों ही एग्ज़ाम कैसे होते हैं आपके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में मिलते हैं। एमसीक्यूज़ का मतलब हो जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक प्रश्न आया है, ठीक है, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से जो सही होगा वो आपको टिक करना है। अब टिक करने का प्रोसेस भी हम आगे बात करेंगे। दूसरा जो एग्ज़ाम होता है नेक्स्ट, प्री अगर पास कर लेते हैं आप दोनों जो पेपर अच्छे से पास कर लेते हैं या छन्ने से निकल जाते, एक प्रकार का छन्ना है ये, फिल्टर हम बोल देते हैं कि फिल्टर में अगर कंकड़ पत्थर है तो छन जाए इधर, और सही चीज़ है तो आगे निकल जाए। तो जब छन्ने से बाहर निकल जाते हैं तो छन्ने का काम किसने करा, प्री ने। प्री से जब बाहर निकलते हैं यानी कि आगे जाते हैं तो किस में आप जाते हो, मेंस में। मेंस मतलब मुख्य परीक्षा होती है जिसमें टोटल 6 पेपर होते हैं, और 6 पेपर जो होते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक होते हैं, विवरण लिखना पड़ता है। मान लो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा है, जैसे अकबर के शासनकाल में जो कला एवं संस्कृति उसके संबंध में आपको पूछा है, तो आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा, ना कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो ये लिखित रहता है, रिटन मोड में रहता है। जब आप इसमें 6 पेपर में जो है अच्छे से जो है परफॉर्म करते हो, मान लो एक मिनिमम क्राइटेरिया आप 60 से 65% अंक प्राप्त कर लिए, तो अगली प्रोसेस क्या होती है, अगली प्रोसेस होती है इंटरव्यू की, यानी कि मौखिक परीक्षा। आपके व्यक्तिगत यानी कि जो एक प्रकार से व्यक्तिगत परख की जाती है कि आपके अंदर अधिकारी बनने की क्षमता है या नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर चेक की जाती है, मौखिक परीक्षा होती है। तो ये आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये 3 मुख्य रूप से स्टेप्स है, प्री है, मेंस है और इंटरव्यू। प्री बोले तो प्रारंभिक परीक्षा, मेंस बोले तो मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू बोले तो मौखिक परीक्षा, ठीक है। जब यहाँ कंप्लीट हो जाता है तो इसके अगले 7 दिन के बाद, मतलब मौखिक जो इंटरव्यू होता है उसके 7 दिन के बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाती है कि कौन सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और मेंस के 1 महीने पश्चात होता है इंटरव्यू, और प्री के 3 महीने पश्चात होता है मेंस। तो ये सारी चीज़ें हम आगे और बात करने वाले हैं।
तो बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, जब विज्ञप्ति जारी की जाती है तो विज्ञप्ति जारी करने के तुरंत पश्चात क्या होता है, ऑनलाइन आवेदन फिल किया जाता है। तो आपको देखने को मिलेगा ये लगभग दिसंबर के एंड में ऑनलाइन आवेदन फिल होंगे तब भी मैं जो है आपको बता दूंगा कैसे फिल करना है सारी चीज़ें। जब ऑनलाइन आवेदन आप फिल कर देते हैं तो 1 से 2 माह के पश्चात, यानी कि दिसंबर में होंगे तो 1 से 2 माह, बोले तो फरवरी के अंतर्गत जो है आपके एग्ज़ाम यहाँ पे किए जाएंगे। तो 16 फरवरी संडे के दिन एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, सुबह और दोपहर में। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन होती है, ये हमने देखे हैं। प्रारंभिक परीक्षा एमसीक्यू फॉर्मेट में, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में की जाती है। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, मतलब आप 100 क्वेश्चन आए हैं तो 100 क्वेश्चन में से जो अच्छे से बन रहा है वो तो करना ही है, परंतु जिनमें डाउट है उनको भी आपको टिक करना है। क्यों? क्योंकि छोड़कर नहीं आना है यहाँ पर। एक से अधिक उत्तर अगर देते हैं, मान लो यहाँ पे गोले आते हैं, गोले काले कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे A B C D, तो जो भी आंसर, मान लो पहले में 4 ऑप्शन आए, 4 में से अगर ए सही है तो ए को आप काला करोगे। काला करना है ब्लैक डॉट पेन से, डॉट या बॉल पेन जो भी होता है जो अच्छे से गोला को काला कर दे। मान लो आप ये सही करें तो ठीक है, सही हो गया, और सही आंसर है तो सही भी हो जाएगा, परंतु एक ही लाइन में अगर 2 गोले काले कर देते तो ये क्वेश्चन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, तो ये गलत कहलाएगा। गोले काले करना भी अच्छे से है। इसके अलावा जब आप एग्ज़ाम दे देते हो, रिज़ल्ट आता है, तो आपके मार्क्स अगर 70 से 80% आ जाते हैं तो आपके प्री में पास होने के चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं। पर ये कंडीशन कब चेंज होती है, मान लो क्वेश्चन पेपर बहुत ही सरल आया है तो ये परसेंट 90% तक पहुँच जाएगा, परंतु यदि क्वेश्चन कठिन आया है तो ये जो परसेंट है वो 70% तक भी पहुंच सकता है। तो एक एवरेज बताया मैंने कि 70 से 80% मार्क्स अगर ले आते हैं आप प्री में, तो सिंपल सी बात है आपका प्री एग्ज़ाम पास कर लोगे। फिर प्रारंभिक परीक्षा जो होती है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होती है। क्वालिफाइंग बोले तो छन्ने का काम करती है, फिल्टर का, कि आप उसमें फेल हो गए या पास हो गए, कोई मेरिट लिस्ट में इसके अंक नहीं जोड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा मुख्य परीक्षा की बात करूं मैं तो मुख्य परीक्षा टोटल 6 अनिवार्य प्रश्न होते हैं। डिस्क्रिप्टिव होते हैं, यानी कि विवरणात्मक होते हैं या वर्णनात्मक होते हैं, जिसमें आपको आंसर राइटिंग करना पड़ता है। बुकलेट वगैरह मिलती है जिसमें आपको निश्चित लाइंस वगैरह बनी होती है। जैसे मान लो सबसे शॉर्ट क्वेश्चन है तो 3 लाइन बनकर आएगी, थोड़े बड़े क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादा 5-6 लाइन बनकर आएगी, और बड़े क्वेश्चन है तो 2 पेज यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो उसमें ही आपको क्या करना है, इसके आंसर लिखना है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी में क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। तो अत्यंत लघु उत्तरी, फिर होते हैं लघु उत्तरी, फिर होते हैं दीर्घ उत्तरी, या दीर्घ उत्तरी हम बोले तो निबंधात्मक भी होते हैं। निबंध फॉर्मेट में बड़े क्वेश्चन के आंसर लिखना पड़ता है। यहाँ देखिए टोटल 6 प्रश्न पत्र होते हैं, जिसमें 4 की अगर बात करें तो 4 में जो होता है आपको 3 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, प्रश्न पत्र फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक। और 5वें में आपको मिलता है 2.5 घंटे का समय। ठीक है, पहले ये समय थोड़ा सा डिफरेंस था, अभी चेंज हो चुका है। और 6वें में मिलते हैं आपको 2 घंटे। ठीक है, तो इस प्रकार, सॉरी, यहाँ पे आपको 2 घंटे मिलेंगे और यहाँ मिलेंगे आपको 2.5 घंटे। चलिए आगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे टोटल मिलाकर जो 6 प्रश्न पत्र होते हैं उनके टोटल अंक कितने मिल जाते हैं, 1500। पहले ये अंक कितने थे, 2024 के पहले 1400 थे, अभी यहाँ पे जो अंक है कितने हो गए हैं, 1500 हो गए हैं। मतलब पहले से लेके चौथे तक कितने मिलेंगे आपको, 300 300। 5वें में आपको 200 अंक रहेंगे और 6वें में आपको 100 अंक रहेंगे। तो इस प्रकार टोटल मिलाए तो 3 को गुणा कर दो 4 से तो कितने हो जाएंगे आपके, 1200। ठीक है, और ये 300 प्लस हो गए तो कितने हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 1500 का जो आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। 4 पेपर, यानी कि जो शुरू के 4 पेपर होते हैं वो हिंदी अंग्रेजी कोई भी माध्यम में आपका जो है वो दे सकते हैं, परंतु आपका इंग्लिश मीडियम भी है या हिंदी मीडियम भी है तो 5वां और 6वां पेपर आपको केवल हिंदी में ही दिया जाना चाहिए, है ना, दिया जाना पड़ेगा, दिया जाना चाहिए नहीं, दिया देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा को चेक करने के लिए ही ये पेपर कंडक्ट किए जाते हैं। सफलता के लिए मैंने बताया 60 से 65% अंक अगर प्राप्त कर लेते हैं आप मेंस में तो आपके चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते क्या, कम, मतलब एक प्रकार से लगभग आप समझ सकते हैं। जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कम शब्दों में की गई संगठित सूक्ष्म और सशक्त अभिव्यक्ति अगर करते हैं, मतलब कम शब्दों में आप अच्छा समझा पाते हैं, तो आपका जो है उत्तर सबसे अलग और हटके और ज़्यादा नंबर प्राप्त करेगा। इसके साथ ही अगला जो स्टेप हो जाता है वो हो जाता है आपका साक्षात्कार, बोले तो इंटरव्यू।
मतलब आयोग के जो विभिन्न अधिकारी होते हैं वो आपको आपके सामने रहते हैं और आपको मौखिक आंसर देना होता है। तो ये होता है मुख्य परीक्षा के 1 माह पश्चात कंडक्ट किया जाता है। इसमें अभ्यर्थी का व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, ठीक है? उसकी पर्सनैलिटी सारी चीज़ें चेक की जाती ताकि पता चल सके कि अधिकारी बनने लायक है या नहीं है। मौखिक परीक्षा होती है एक प्रकार से जिसमें टोटल अंक 185 होते हैं। ये अंक 2024 के पहले कितने थे? 175। और 2014 के पहले ये अंक थे 250। तो ऐसे चेंज होते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, करंट पैटर्न है उस पर आधारित हमको चलना है। 185 अंक यहाँ पे मिलेंगे। अब देखिए मुख्य परीक्षा में जो अंक आपको प्राप्त हुए 60 और 65 जो भी है, और इंटरव्यू में आपको प्राप्त हुए, दोनों को टोटल करके जो योग बनेगा उसी से आधारित होगी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट इन दोनों पर आधारित होगी। ज़्यादातर चांसेस तो मेंस के होते हैं, परंतु इंटरव्यू की भी अपनी एक भूमिका होती है। प्री की इसमें कोई भूमिका नहीं होती मेरिट लिस्ट में, वो तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जब आप ये एग्ज़ाम मतलब साक्षात्कार की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो उसके 1 सप्ताह बाद यहाँ मेरिट लिस्ट या अभ्यर्थियों की चयनित सूची जारी की जाती है जिसमें आपका नाम होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा की जो प्रक्रिया होती है वो हम जान लेते हैं। पहले हमने तो बेसिक जानकारी दी है। तो मैंने बताया प्रारंभिक परीक्षा में एमसीक्यूज बहुविकल्पी होते हैं, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, जिसमें 2 पेपर होते हैं, सामान्य अध्ययन का, सामान्य अभिरुचि परीक्षण का। तो यहाँ इसको बोल देते हैं जीएस और इसको बोल देते हैं सी सेट। क्या बोल देते हैं? सी सेट। तो यहाँ जो 2 घंटे का पेपर होता है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 को प्रत्येक को 2 नंबर दिए जाते हैं, तो यहाँ 200 नंबर, इसको भी 200 नंबर। ठीक है। एलिजिबिलिटी टेस्ट है, छानबीन करने के लिए इसका जो है प्रावधान है, कौन सी? प्रारंभिक परीक्षा का। इसके अलावा दोनों ही प्रश्न पत्र हमने देख लिए बहुविकल्पी, यानी कि हर एक में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों में से आपको एक को फिल करना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक होते हैं, यानी कि 100 के लिए 200 अंक हो जाएंगे। इसके अलावा हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही प्रावधान देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन पेपर आगे हम डाउनलोड करना भी देखेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के लिए प्रारंभिक परीक्षा जो होती है 200 अंकों की होती है। अब देखिए 2 पेपर है, तो 2 पेपर प्रत्येक के जो है 100 क्वेश्चन, तो 2-200 नंबर का, यानी कि 400 नंबर का। पर आपको लगेगा कि 400 नंबर का है तो यहाँ पे आपको टोटल 400 से पास नहीं होते। जो दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर कितने का है? 200 का। तो ये 200 में से अगर यहाँ आपका 80 नंबर आ गया मिनिमम, तो आपका क्राइटेरिया हो गया कि इस पेपर में आप पास हो चुके। बचा क्या? जीएस 1। तो जीएस 1 जो पहला पेपर होता है उसी के आधार पर फेल या पास निर्धारित की जाती है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में चयन हुए या मतलब चयनित हुए या नहीं हुए मेंस देने के लिए, वो डिफाइन किया जाता है एक ही पेपर के द्वारा, मात्र 200। तो 200 में से आपको मिनिमम कितने लेना पड़ेगा? 150 160 अंक अगर आप ले आते हैं, मतलब ऐसा उदाहरण के लिए 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से अगर आपके 80-75 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो कितने अंक आ जाएंगे? 150 या 160। तो ये डिफाइन करता है प्रारंभिक परीक्षा का चयन, कौन? कि भाई 200 अंक में से आप 160 150 ले आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। परंतु यदि मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा भी भरे आपने, तो आपको जो टोटल 400 अंक है उस पर ही काम करना है। स्टेट सर्विस के लिए मैंने बताया मिनिमम 80 अंक ले आओ, किस में? दूसरे पेपर में, सी सेट में। परंतु यदि राज्य वन सेवा की परीक्षा भी फिल करे हो तो आपका टोटल 400 से मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट बोले तो चयन होने का आधार यहाँ पर तय किया जाएगा, मतलब आपको 80 ना लाकर इसमें भी 160 लाना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे सामान्यतः है 70 से 80% अंक अगर आप ले आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है प्री में क्वालिफाई माना जाएगा, परंतु कठिनाई और सरलता को देखते हुए कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये उस वर्ष का पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। क्वालिफाइंग नेचर की होती है प्रारंभिक परीक्षा, ये हमने जोड़ ली हैं। इसमें लास्ट में इसके नंबर नहीं जोड़े जाते, भले ही आप कितने भी अंक लेकर जाओ। इसके अलावा जब आप यहाँ पे मान लो उदाहरण के लिए 1000 पद आए, 1000 पद को है पर चयन चयन के लिए यहाँ परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो प्री में जब पास होंगे तो प्री में कितने परसेंट यहाँ पे लोगों को मेंस के लिए दिया जाएगा? तो 15%। ठीक है, सॉरी 15 गुना, 15% नहीं 15 गुना। तो 15 गुना कैसे होगा? 1000 को 15 गुना करें तो कितने हो जाएंगे? 15,000। तो ये 15,000 लोग क्या देंगे? मेंस देंगे। ठीक है, ये 15,000 लोग मेंस देंगे। उसके बाद मेंस जब देंगे तो मेंस में पास होंगे तो इंटरव्यू के लिए कितने बुलाए जाएंगे? इंटरव्यू के लिए 3 गुना बुलाए जाएंगे। कितने गुना? 3 गुना। बोले तो 1000 पद है तो 3 गुना बोले तो 3000। तो यहाँ पे 3000 लोग इंटरव्यू देंगे और फाइनली 2000 को रिजेक्ट मारा जाएगा और 1000 का सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है।
अब देखिए मैंने बताया था आपको प्री में क्वालिफाई के लिए कितने अंक होना चाहिए, लगभग 75 से 80। पर पेपर सरल हो जाए या कठिन हो जाए उसको देखते हुए अगर देखें तो आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाना चाहिए। तो देखिए यहाँ से आपका जो है, आप क्या बोले जाएंगे, एक प्रकार से उम्मीदवार की पात्रता कब तय की जाती है, जब वो 40% मार्क्स ले आता है। लाना तो 75 से 80 है, परंतु यदि बहुत ही ज़्यादा कठिन पेपर हो गया तो मिनिमम फिर भी आपको 40 लाना है ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो बाकी लोग हैं, ये जनरल के लिए है, मतलब 40। और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर इसके अलावा दिव्यांग अलग जो लोग हैं वो उनके लिए हो जाता है 30%। तो ये तो बाकी की चीज़ है, लाना तो 75 है। आप याद रखो कि भाई 75 से 80% आपको लाना है प्री में, तभी आप प्री क्वालिफाई कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ देखिए विशेष रूप से अगर देखें तो क्वालिफाइंग नेचर, ये तो हमने देख लिए, सारी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ नमूने की। जैसे आपको जो बुकलेट मिलेगी एग्ज़ाम में, प्री एग्ज़ाम में जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है उनके लिए ये ध्यान देने योग्य बात है कि आपको यहाँ कैंडिडेट का नेम कैपिटल लेटर में फिल करना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है। बुकलेट का नंबर, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसकी बुकलेट का नंबर यहाँ फिल करना है। एग्ज़ाम की डेट बोले तो 16/2/2024, मतलब यहाँ पर 16/02 और यहाँ पर लिखना आपको 24, पूरा नहीं लिखना 2024, जितने बॉक्स दी है उतने ही लिखना है। अब यहाँ देखिए आपको, आपने वन सेवा भी भरा है या स्टेट बस भरा है, तो आप वन बस भरे हो तो आप क्या वन तो भर नहीं सकते, यहाँ स्टेट वाली भरे हैं तो स्टेट वाली आप फिल कर दो, और दोनों भरे हैं तो दोनों को आप यहाँ गोला काले कर दो, ठीक है। इसके अलावा रोल नंबर होता है आपका, रोल नंबर मान लो 1 2 3 4, यहाँ 4 कर दिए, यहाँ पे हम जो है इसको मान लीजिए 4 कर दिए, इसको 5 और इसको 6। अब देखिए यहाँ फिल कैसे करना है, तो 1 को काला करना, तो इस लाइन में 1 को काला करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें 2 लिखा है तो इसमें 2 को काला करना पड़ेगा, इसमें 3 लिखा तो इसमें 3 को काला करना पड़ेगा, और यहाँ पे 4, तो जिस बॉक्स में जो लिखा है उसी लाइन में जाकर आपको उस नंबर को काला करना है, पूरा गोले को, तब कहीं जाके आपका रोल नंबर यहाँ पर चेक किया जाएगा। फिर पेपर 2 है, तो जो भी पेपर आप दे रहे हैं, मान लो आप पहला पेपर दे रहे हैं अभी, तो पहले पेपर को ऐसे लिखकर आप गोले को काला कर दो। अब हर एक पेपर के 4 सेट आते हैं, मान लो आपको मिला है बी सेट, तो बी सेट को जाकर गोला काले कर दो। तो ये बेसिक है फॉर्मेट, मतलब आपका जो बेसिक फॉर्मेट है, जो आपका फ्रंट पेज मिलता है बुकलेट का, उसमें आपको फिल करना है। उसके बाद आपकी कहानी शुरू हो जाती है क्या, आंसर की। तो आंसर लिखना नहीं है, एमसीक्यूज फॉर्मेट में है। मान लो आपके पास में एग्ज़ाम पेपर में एक क्वेश्चन आया है, यहाँ आप देख सकते हैं एक पे क्वेश्चन आया जिसका नाम है मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार। उदाहरण के लिए यहाँ पे हमारा बी आंसर सही है, तो बी तो हम यहाँ पेपर में देख रहा है, तो इस बी को यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पहले क्वेश्चन के सामने जो बी है, बी को काला करना है। तो बी को आप अच्छे से यहाँ पे काला कर दोगे, और काला करने के बाद आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाओगे। तो इसी लाइन में दो फिल नहीं करना है, एक ही लाइन में एक ही गोला काले करना है। दूसरा क्वेश्चन आया मान लो स्वास्थ्य नीति 2017 के लिए, तो इसका जो भी आंसर रहेगा उसको आपको 2 के सामने गोला काले करना है। तीसरे का जो क्वेश्चन है आप देखोगे तो इसका जो भी आंसर रहेगा वो तीसरे के सामने गोला काले करना है। तो इस प्रकार आपका आंसर देखने को मिल जाता है। ऐसे ही आप टोटल 100 क्वेश्चन को गोले काले कर दोगे आराम से, बढ़िया, बिना कोई गलती के। कभी कभी क्या होता है एक ही लाइन में गोले काले कर देते एक से अधिक, तो ऐसे में गलती नहीं करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा के संबंध में कुछ बेसिक चीज़ें। तो मुख्य परीक्षा के संबंध में अगर देखें तो टोटल 6 प्रश्न पत्र होते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 4, चारों प्रश्न पत्र की बात करेंगे तो चारों प्रश्न पत्र में आपको ऑप्शन देखने मिले, ऑप्शन नहीं मतलब आपको भाग देखने को मिलेंगे, आ और बा। देखिए चारों में आपको आ और बा यानी कि ए और बी देखने को मिल जाएंगे। पहले क्या होता था, 3 में बस मिलते थे, 3 में भी नहीं मिलते थे ऐसा बोल दो, 2 में मिलते थे, बाकी सब जो है सेपरेट होते थे। तो यहाँ आप देखोगे आ और बा बोले तो टोटल 300 के क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो आपको आ और बा कितने कितने मिलेंगे, 150 में। तो इतिहास और भूगोल 150, टोटल मिला के 3 घंटे का होगा। हिंदी अंग्रेजी माध्यम में दे सकते हैं। फिर है सेकंड पेपर जो होता है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस और समाजशास्त्र, दोनों मिलेंगे, ये भी आपको उसी पैटर्न में मिलेगा। फिर तीसरे में आपको अर्थशास्त्र, विज्ञान तकनीकी एवं जनस्वास्थ्य मिलेगा, ये टोटल 3 घंटे का 300 नंबर। फिर मिलेगा दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन और इससे संबंधित केस स्टडी, साथ ही उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास और इससे संबंधित केस स्टडी, ये दोनों मिलेंगे आपको 150 में, यानी कि टोटल 300, 3 घंटे। तो यहाँ पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर थर्ड तक आपको 3 घंटे का एग्जाम मिलेगा, 3 3 घंटे का,
ठीक है, और तीनों में चारों में 300-300 मिलेंगे, और इन चारों को हिंदी अंग्रेजी माध्यम किसी में भी दिया जा सकता है। परंतु पांचवा प्रश्न पत्र आपको मिलेगा 2 घंटे का, 200 नंबर का, हिंदी व्याकरण का। ठीक है, और हिंदी निबंध और प्रारूप लेखन छठवां प्रश्न पत्र मिलेगा, ये 100 नंबर का, ये 2.5 घंटे का। इन दोनों प्रश्न पत्र को आपको हिंदी में ही सॉल्व करना है, क्योंकि हिंदी की परख चेक की जाती है, यानी हिंदी को परखा जाता है। टोटल क्वेश्चन पेपर आपके 1500 के आएंगे। ठीक है, इंटरव्यू 185 का, यानी कि कितने हो जाएंगे, 1685 आपके टोटल हो जाएंगे मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब कुछ और देख लेते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए इतिहास है, इतिहास आपका मिलेगा हाफ, यानी कि आ मिलेगा, भूगोल मिलेगा ब, यानी कि एक पेपर का हाफ। तो एक पेपर के हाफ में क्या क्वेश्चन का पैटर्न होता है, तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको मिलेगा प्रश्न पत्र फर्स्ट से लेकर थर्ड तक एक सा। तो देखिए, फर्स्ट का आ अगर देखें, मान लो इतिहास या भूगोल, राजनीति, समाजशास्त्र, इनमें से कोई भी देखें, तो यहाँ पे आपको कहाँ तक मिलेगा, मान लो पेपर थर्ड तक। पेपर थर्ड तक जो 6 पार्ट है, यानी कि 3 पेपर के 6 पार्ट हो गए, इन 6 पार्ट में से किसी में भी देखोगे तो क्वेश्चन का पैटर्न मिलेगा लघुत्तरी, अति लघुत्तरी आएंगे, लघुत्तरी आएंगे और दीर्घोत्तरी। बोले तो 1 लाइन में आंसर दे दो, ये 2 लाइन में, ये 5 लाइन में दे दो, और ये 2 पेज में दे दो। तो ये टोटल जो 5 यूनिट होती है एक पेपर में, उसमें 5 यूनिट में आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, सबसे छोटे वाले, 1 लाइन 2 लाइन वाले। लघु उत्तरीय जो आएंगे आपके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल 5 यूनिट में, और दीर्घ उत्तरीय आपके टोटल आएंगे 5। इस प्रकार टोटल प्रश्न कितने आएंगे, 30। यानी कि एक क्वेश्चन पेपर जो आपका हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमी हो, इनमें किसी में भी देखोगे टोटल आपके 30 प्रश्न आएंगे। और 30 प्रश्न की जो अंक की संख्या है वो इस प्रकार डिफाइन है। टोटल अंक अगर देखें तो 15 क्वेश्चन का 2 नंबर के हिसाब से 30 नंबर आएंगे। 7 नंबर के हिसाब से आपके देखिए, ये पहले 6 था, आप कितने हो गए 7, तो 70 नंबर का ये आएगा। और ये जो है आपके 11-11 नंबर के थे, अब हो गए 10, तो टोटल मिलाकर 50। तो इस प्रकार देखें तो टोटल 150 अंक के हिसाब से यहाँ पे आपको क्या है, नंबर डिफाइन है क्वेश्चन के। अब बात आती है कि जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे उसके लिए क्या लिखना है। इसके लिए मिनिमम 20 शब्द लिखना है, मिनिमम 20 क्या, 20 के आसपास ही लिखना, ज़्यादा आपको बढ़ने का मौका नहीं है। पता चल रहा है इसी में लिखते रहे, वैसे तो लिखने का मौका नहीं देगा, क्योंकि वहाँ बुकलेट में आपकी लाइन्स होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे जो आपके 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे लघु उत्तरी, उसमें मिनिमम या लगभग आपको 60 शब्द ही लिखना है। और जो 5 आएंगे कौन से, दीर्घ उत्तरी, उसमें आपको 200 शब्दों में लिखना है, लेकिन 2 पेज, 2 पेज लिखना है। 60 वाले में आपको लगभग हाफ पेज के आसपास, और जो 20 वाला है उसमें लगभग 3 लाइन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका कितना, पेपर थर्ड तक, यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान तकनीकी एवं जन स्वास्थ्य। ये जो है मतलब टोटल 6 पार्ट है। 6 पार्ट बोले तो 3 पेपर में, हर एक पार्ट के लिए मैंने रूपरेखा बताया हूँ कि जब आपका कंप्लीट रूप से, मतलब ये हाफ है, 150 नंबर का बताया, परंतु आप देखोगे टोटल एक ही दिन की बात करें तो एक ही दिन में आपको 30 और 30 यानी कि 60 प्रश्न हल करना है। कैसे, ये तो मैंने 30 बताया हिस्ट्री के, 30 और किसके रहेंगे, भूगोल के। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 60 प्रश्न, और 60 प्रश्न को आपको 3 घंटे में हल करना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर राइटिंग को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आप ध्यान रखिए, आंसर राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है, और मेंस परीक्षा की तैयारी पहले करना भी बहुत ज़रूरी है। आगे हम स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे तो उसमें भी ये बात करने वाले हैं। इसके बाद चौथे पेपर की बात करते हैं। चौथे पेपर में क्या है, आपका एथिक्स है और उद्यमिता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आ और बा जो खंड है दोनों के लिए सेपरेट, मतलब आ के लिए ये हो सकता है, बा के लिए भी यही होगा। तो अति लघु उत्तरी आएंगे 16, 2 नंबर के एक, तो इसका मतलब टोटल मिलाकर 32 नंबर का। लघु उत्तरी आएंगे 8, ये प्रत्येक के लिए 7 नंबर, बोले तो 56। दीर्घ उत्तरी आएंगे 4, जिसमें प्रत्येक के लिए 11, बोले तो 44 नंबर। और इन सबसे रिलेटेड मतलब 4 यूनिट में ये चीज़ है, तो 5वीं यूनिट में आपकी केस स्टडी आएगी। केस स्टडी कैसे सॉल्व की जाती, क्या होती है, सारी चीज़ आगे बात करेंगे। तो एक आएगी, टोटल 29 प्रश्न आएंगे यहाँ पे, कितने अंक के, 150 अंक के। और कितने में क्या क्या लिखना है वो अंक भी डिसाइड है, मतलब यहाँ तो अंक है और ये शब्द भी है। जैसे पहले की तरह देखिए 20 है, 60 है और 200, पर ये केस स्टडी जो है एक प्रकार से निर्देशित की जाती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आ के लिए और बा के लिए। फिर हो जाएगा 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न पत्र होता है 200 का, जिसमें आपको हिंदी से संबंधित यानी कि प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक परीक्षा
के उत्तीर्ण होने वाले छात्रों के समकक्ष होगा। जो स्नातक यानी ग्रेजुएशन पढ़ लेता है उसके बेसिक पे हिंदी आएगी यहाँ पे, और इसके अंतर्गत आपको उम्मीदवार की पढ़ने, समझने, भाषाई दक्षता, लेखन की योग्यता, हिंदी में स्पष्ट सही विचार व्यक्त करने की क्षमता, इसका मूल्यांकन करना है। तो इसलिए हिंदी में ही देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे हिंदी के पाठ्यक्रम से रिलेटेड, टोटल मिलाकर 25, 3 अंक के आएंगे, टोटल 75 नंबर। फिर रस है, छंद है, हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद है, प्रशासनिक शब्दावली है, इन सब से रिलेटेड यहाँ देखोगे तो 30 और 10 यानी टोटल 40 क्वेश्चन। रस से संबंधित और छंद से संबंधित 10, मतलब 10 नंबर, ये नंबर है, ठीक है। संधि समाज से रिलेटेड आपके जो है आपको 20 नंबर आएंगे। फिर बाकी जो कंप्लीट सिलेबस है उससे रिलेटेड आपके 20 नंबर। पल्लवन से रिलेटेड 5, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ और अपठित गद्यांश से रिलेटेड देखोगे तो 12 और 18, टोटल मिलाकर 200 नंबर का ये पेपर रहेगा हिंदी का। इसके अलावा छठवां प्रश्न पत्र देखें तो ऐसे और प्रारूप लेखन, तो यहाँ पे आपको निबंध 2 आते हैं, एक तो बड़ा और एक छोटा। बड़े निबंध को 1000 शब्दों में लिखना है, छोटे निबंध को 500 शब्दों में। 50 और 20 नंबर यहाँ मिल जाते हैं। प्रारूप लेखन की अगर बात करें तो प्रारूप लेखन में आपको मिल जाते हैं क्या, यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल मिलाकर आपको जो है एक प्रारूप आएगा जिसमें आपको 500 शब्द यहाँ पे लिखना है। देखिए प्रश्न के लिए, और 15 अंक के आएगा। प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करना है, रिपोर्ट आपको एक आएगी, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 250 शब्दों में 15 नंबर के। टोटल मिलाकर 100 शब्द हो जाते हैं, मतलब 100 अंक हो जाते हैं, और आपको 2.5 घंटे में ये कंप्लीट करना है। तो ये चीज़ हो जाती है छठवें प्रश्न पत्र के लिए। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने जो है प्रारंभिक परीक्षा की प्रोसेस देखे और मुख्य परीक्षा की। अब यहाँ देखिए जब हमने प्रारंभिक परीक्षा की बात करे थे तो उसमें क्या होता था कि यहाँ पे आपको जो है 40% मार्क्स लाना था मिनिमम, अगर कठिन और सरलता की बात करें तो यहाँ पे भी आपको मिनिमम 40% होना चाहिए और 30% अन्य लोगों के लिए, और 3 गुना ले जाया जाएगा। बोले तो 1000 पद निकले हैं तो 3 गुना जो है इंटरव्यू के लिए, बोले तो 3000 लोगों को साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है। और ये सारी नोटिफिकेशन जो है 2024 में नए सिरे से जारी की गई है, जो सिलेबस पैटर्न है वो वाला स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है मैंने मुख्य रूप से जो MPPSC एग्ज़ाम है उसकी कंप्लीट प्रोसेस बताया हूँ। प्रोसेस बोले तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, सारी चीज़ें। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगली प्रोसेस हम जानेंगे सिलेबस की, उसको किस प्रकार यहाँ पे सॉल्व करना है, फिर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ें हम यहाँ देखने वाले हैं। फिर हम जो है मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान को यहाँ शुरू करेंगे। तो जो भी आपको लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी मटेरियल चाहिए। तो सारी चीज़ों की मैं जो है सॉल्यूशन अगले वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में जो पूछोगे उसके अनुसार आपको दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।